अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और प्रोग्राम के शुरू में आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहना सीखिए, क्योंकि आपकी सेहत इसी से जुड़ी है। हालांकि आजकल जो खबरें आ रही हैं, रोज़ रोज़ कोई ऐसी खबर परेशानी की आती है कि हम सभी परेशान हो जाते हैं। इन हालात में तो खुश रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों पर, अपनी मायूसियों पर काबू पाते हैं और अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, तो यकीन जानिए ये भी एक जिहाद है। क्योंकि बुरी चीज़ पर अपनी अच्छी चीज़ को उसको काबू पाना, ये यकीनन जिहाद के ज़िम्मे में ही आता है। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमारे पास बहुत सी खबरें हैं आपसे शेयर करने के लिए। सबसे ख़ास खबर तो ये है कि जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इस पर गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वज़ीर इत्तलात ने और वज़ीर दाखिला ने, और इस हवाले से उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं कि न्यूजीलैंड का दौरा क्यों मनसूख हुआ और आगे जो टीमें आ रही हैं उनका अब क्या रद्द अमल हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ पाकिस्तान में अब कोई मुजरिम बच नहीं सकते, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी। लेकिन एक बच्ची से भी आपको मिलवाऊंगी जिसके टैलेंट के बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो अभी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ, और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बताया गया है कि फ़ेक आईडीज़ बनाए गए हैं। हम फेक न्यूज़ के बारे में सुन रहे थे गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, क्योंकि वज़ीर आज़म भी कह रहे थे, आर्मी चीफ़ की जानिब से भी कहा गया कि फ़ेक न्यूज़ पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जिस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है वो ये है कि जो फ़ेक आईडीज़ सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे हैं, उन फ़ेक आईडी से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हो रहा है आलमी दुनिया में, और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल समद याकूब साहब। यकीनन आप इनको इस हवाले से जानते होंगे कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था भारतीय प्रोग्राम का। अर्नब जो एक काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अब्दुल समद साहब आपसे पूछा था कि जो आपके आईएसआई के चीफ हैं, जब वो दौरा काबुल पर थे तो उन्होंने सेरीना होटल का जो 5th फ्लोर था उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ था। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने बाद में जवाब दिया था कि सेरीना के तो सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही है, सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं उसके। तो क्या बात हुई, इस पर हम बात करेंगे अब्दुल समद साहब जो कि PTI के स्पोक्स पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अब्दुल समद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका वो जो क्लिप था वो काफ़ी वायरल हुआ था और उस हवाले से भी काफ़ी खबरें सामने आती रही थी। ये गुफ्तगू आप बताएगा आपकी क्या हुई थी अर्नब से? देखिए, अर्नब को भी मैं मुतअद्दिद बार उसके प्रोग्राम में अपेयर होता हूँ, बल्कि रेगुलरली अपेयर होता हूँ। और फिर पिछले 1 माह से जब से ये फॉल ऑफ काबुल हुआ है, तब तो मेरी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ 60-70 शो जो थे वो 1 महीने के अंदर हो गए थे। लेकिन इस दौरान क्योंकि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस था उनको काउंटर करने का, तो मोस्टली उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो हमेशा इंडियन मीडिया की मशकूक रहती थी। और मैंने हमेशा इस तरह से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लेम्स किए हैं जो कि बिल्कुल झूठे साबित हुए। तो ये भी मेरी एक थोड़ी सी आदत हो गई थी कि जब कोई शख्स क्लेम कर रहा हो, उनका जर्नलिस्ट क्लेम कर रहा हो, तो उसको फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात वो ये होता है कि उनकी खबर जो है ना वो बाउंस कर जाती है। तो इसी तरीके से एक दिन जो है वो उसने ये क्लेम किया कि वहां पे कुछ हमारे ऑफिसर्स जो है ना वो 5th फ्लोर के ऊपर, और वो उसका बैकग्राउंड ये था कि मैं उसके तमाम इंटेलिजेंस सोर्सेज को, इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज को मैं चैलेंज कर रहा था और मैं उसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे रहा था। तो जैसे ही वो थोड़ा सा उस पर सटिया गया और उसने कहा कि जी मैं अभी भी आपको एक दावा करता हूँ कि मेरे सोर्स ये कहते हैं कि जी आपकी जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पे मौजूद है। खैर वो उस दिन तो थोड़ी बात आई गई हो गई, तो फैक्ट चेक किया तो पता चला कि सेरीना के 2 फ्लोर्स हैं। तो नेक्स्ट डे फिर उसको जिस तरह से काउंटर किया, वो फिर शायद जिल्लत जो थी वो उसके मुकद्दर में लिखी हुई थी। तो खैर उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो एक जर्नलिस्ट की होती तो क्रेडिबिलिटी है, तो वो तो इंडिया में बेचारा जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये प्रो बीजेपी और प्रो मोदी
तो जो एंटी बीजेपी या एंटी जो हैं तो वहां पे उसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाजें उठी हैं और बहुत ज्यादा वहां पे इस चीज को उजागर किया गया, वायरल हुआ है। सही जी अच्छा, लेकिन अब्दुल समद साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब आपने काउंटर किया, आपने कहा कि वो सेरीना के तो सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, आगे से वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब हो गया, अर्नब ने आपको जवाब क्या दिया? देखिए अर्नब ने तो फिर एकदम से पहले तो एकदम वो जरा शॉक्ड हुआ ना, तो उसके बाद उसने फिर उसको बात को इस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश की कि नहीं 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 वो तो मैं कल आपसे मजाक कर रहा था और आप वाकई जाके चेक कर लेंगे, तो मैं तो देखना चाह रहा था कि आप चेक करते हैं कि नहीं करते। कौन इस तरह से करता है? आई मीन कि एक जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी, उसकी एक जो खबर वो बड़े दावे के साथ रिपीटेडली आपको कह रहा हो, और ये ऑफिसर्स के हवाले से बात मजाक नहीं हो सकती। कहा है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। हाँ, तो ये मजाक नहीं हो सकता। ये तो फिर जब आपके कुछ बात, अच्छा नॉर्मली ये होता है कि इस तरह से ये पहले भी इनको रिबटल किया कि पहली बार नहीं हुआ। अच्छा चलिए अब्दुल समद साहब, ये जो इश्यूज हैं उनकी जानिब हम आते हैं। अब गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है, ख़ास तौर पर जब से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई है और जब से इंडिया वहाँ से भागने पर मजबूर हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल इंडिया का हर चैनल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्या आलमी दुनिया जो है या जो बाकी बड़े ममालिक जिनको हम कहते हैं, क्या उन पर इन खबरों का, इन प्रोपेगेंडों का असर हो रहा है? देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि असर बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल नहीं हो रहा, ये नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना यह है कि साजिश का जवाब साजिश से दिया जाता है। अगर वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो आपके लिए भी उसको काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, या अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो आपके पास भी प्रोपेगेंडा करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंडियन मीडिया को वैसे इतना कोई इंटरनेशनली क्रेडिबल नहीं है और वर्ल्ड कम्युनिटी इतना उसको नहीं देखती, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अब उनकी आवाम जरूर देखती है, और उनकी आवाम में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट शायद हमसे कहीं बहुत ज्यादा है कि हम उतने एंटी इंडिया ना हो, हमारा जो कॉमन सिटीजन है, जितना कि एक इंडियन जो है वो एंटी पाकिस्तान है। तो उनके पास बेचने के लिए एक यही चुरन बचता है कि वो पाकिस्तान को। और दूसरी बात, जब आप अफगानिस्तान में इतनी बड़ी नाकामी के बाद वहां से जब आप बौखलाहट का शिकार हो, तो फिर आप यही कुछ करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मीडिया के ऊपर ही साजिशें करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल समद साहब, अब जो न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हुआ, गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें प्रूफ्स पेश किए गए हैं कि किस तरह भारत ने फेक आईडीज़ के ज़रिए ईमेल्स की और उसके बाद थ्रेट दिया, जिसके बाद ये दौरा मनसूख हो गया। आगे भी जो दीगर मुल्कों के दौरे हैं उस हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी मनसूख हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो पहला बनता है वो ये कि जो 5i के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये थ्रेट आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि थ्रेट है। आपको क्या लगता है, क्या भारत भी 5i जो ग्रुप है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो मैंने भी 5 दिन पहले पॉइंट आउट किया था इसको। अभिनंदन उनका कोई मिश्रा था जिसने एक आर्टिकल लिखा था कि एक खबर बनाई थी कि कोई थ्रेट आया, और उसको फिर उससे 21 अगस्त को उसने एक आर्टिकल लिख दिया। फिर क्योंकि मेरी तो वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हमने जाके उसको डीप डिग करना था, लेकिन जब हमारी अथॉरिटीज ने उसको डीप डिग किया तो वो ये पता चला कि वो वहीं से सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मगर यहाँ पे खैर दुश्मन का काम तो साजिश करना होता है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि फिर जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इसको सीरियस लिया है, चाहिए तो ये था कि जब आप क्रेडिबल इंटेलिजेंस सोर्स की बात करते हैं तो फिर आप उनको पहले से ये बात भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी कि ये एक फेक थ्रेट है, ये एक किसी मुल्क की तरफ से। इस तरह से तो अगर किसी को कोई SMS कर दे या कोई टेक्स्ट कर दे और वो उसको क्रेडिबल थ्रेट समझ के दौरा तो कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता ना। उस पर फिर रमीज राजा साहब ने कहा है कि ये कोई वेस्टर्न ब्लॉक क्रिकेट का है जो कि शायद इस तरह के मिली भगत से यूनाइटेड होके हमारे खिलाफ इस तरह से वो डिसीजंस ले रहा है ताकि यहाँ पे क्रिकेट को जो है ना वो डैमेज किया जा सके। अच्छा अब्दुल समद साहब, अब ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अरसे में इस्तेमाल भी किया, और ख़ास तौर पे जो भारतीय सिफारत खाने थे वहाँ पर वो दहशत गर्दों के अड्डों के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट का हमला आवर भी, उसका ताल्लुक भी भारत से साबित हो गया। आपको क्या लग रहा है, क्या अक़वाम आलम या अक़वाम मुत्तहिदा या ये बड़े ममालिक जो हैं अब ये भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या इस पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ही ब्लेम गेम चलती रहेगी?
देखिए, ब्लेम गेम का सिलसिला पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान ये आवाज उठाता रहता था, वर्ल्ड कम्युनिटी को बावर करता रहता था कि अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ भारत इस्तेमाल कर रहा है। की बात कर रही हूं कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ब्लेम गेम्स चलती रही हैं। नहीं, वो खैर मैंने आपसे यही कहा ना कि जब कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उसको काउंटर किया जाता है, उसके लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो आप ही लोगों का है कि आप उसको, जिस तरीके से आपने अभी ये लोगों को बावर कराया कि किस तरीके से उन्होंने ये फेक वो दिया, तो इसी तरीके से यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसी तरीके से आके इन चीज़ों को उठाए और उनको काउंटर करे। अगर हम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉजियर्स होते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम है, वो एक अलग लेवल के ऊपर होता है। मगर जिस तरीके से आप कर रही हैं, ये बेसिकली ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया। और एक और मसला जो कि बहुत ख़ास आजकल चल रहा है, फ़लस्तीन का मसला, इस हवाले से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन का मसला अब तो बहुत पुराना हो गया है। जिस तरह मसला कश्मीर है, उस तरह मसला फ़लस्तीन हम लोगों के बहुत दिल के करीब है। आलमी अमन के लिए ये एक शदीद ख़तरा बनता जा रहा है मसला, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है और फ़लस्तीनियों को बस एक पट्टी के साथ, गज़ा की पट्टी के साथ लगा कर रख दिया है, इस पर आने वाले दिनों में सूरत हाल शदीद ख़तरनाक हो सकती है। आलमी अमन के लिए भी ये ख़तरा पैदा हो सकता है। ये सारा मसला जो है ये बरतानिया का पैदा करता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएं तो जब 1948 में बरतानिया को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यहूदियों और जो अरब हैं, फ़लस्तीनी अरब हैं, उनकी स्टेट्स जो हैं वो डिवाइड कर दें। तो बरतानिया जब इस खित्ते से चला गया तो वो इस मसले को वहीं पे छोड़ के चला गया, जिसके बाद वहाँ पर एक जंग शुरू हो गई। जब यहूदियों की जानिब से कहा गया कि हम इस हिस्से पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो एक जंग शुरू हो गई। वो जंग जब तक ख़त्म हुई तो यहूदी ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन उसके बाद शायद अरब दुनिया की जानिब से उस तरह एक ज़िम्मेदारी नहीं उठाई गई, वो रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज जो सिचुएशन है, आज का जो फ़लस्तीन है वो 1948 के फ़लस्तीन से बहुत मुख्तलिफ है। अभी जो अमरीकी सदर की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से जनरल असम्बली में एक ख़िताब किया गया और ये कहा गया कि एक खुद मुख्तार और जमहूरी फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीका है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी अज़म पर कोई शुबा नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं बकर यूनुस साहब, और उनसे हम जानेंगे कि अमरीकी सदर के इस बयान को वो किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बकर यूनुस साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बकर साहब, जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है, जनरल असेंबली में उन्होंने खिताब किया है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम फ़लस्तीनी लोग हम इस तरह समझता है कि ये जो फैसला जो ये अमेरिकन या कोई दूसरा मुल्क ये तो कोशिश कर रहा है कि यहूदी को एक ज़मीन दे दे फ़लस्तीन के ऊपर, हम ये समझते हैं कि ये तो हो नहीं सकता। देखिए, फ़लस्तीन एक मुक़द्दस जगह है, इसमें मस्जिद अक़सा है जो इसमें ये तो क़िबला अव्वल, तो ये फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ मुक़द्दस नहीं है, ये पूरा उम्मत मुस्लिमा का एक मुक़द्दस जगह है, पूरा उम्मत मुस्लिमा का क़िबला अव्वल था। तो हम ये समझते नहीं कि ये बाइडन है या बतनीकोन है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि हमने इस जगह को हम यहूदी को देना और इसके ऊपर एक इसराइली मुल्क बनवाना, और ये दूसरी जगह को अरबी लोग को देना और इसके ऊपर आप लोग रह सकते हैं जैसे आपको चाहिए, और लेकिन इसमें अब असलहा के बगैर और इसमें आपका सिक्योरिटी के बगैर आपने यहूदी के अंदर आपने रहना, तो ये हो नहीं सकता। देखिए, ये फैसला कौन कर सकता है? पूरा उम्मत मुस्लिमा। तो उम्मत मुस्लिमा अगर डिसाइड करेगा कि ठीक है, हमने हमारा क़िबला अव्वल, हमने जो मुक़द्दस जगह हमने यहूदी के देना, तो फिर ये तो अलग बात है। लेकिन इसी तरह
एक यानी प्रेसिडेंट है जो अभी वो डिफीट हो गया अफगानिस्तान में, और उनके पास अभी ऐसी मतलब यानी लॉजिक नहीं है कि हमने ये जगह देना यहूदी के लिए और ये जगह हमने यहूदी और इसराइली के लिए हमें इसराइली मुल्क बनवाना है और ये यहूदी के लिए हमें ये जगह देना, ये तो हो नहीं सकता। देखिए हम लोग अभी तक फ़लस्तीन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी को हमने यानी डिफीट करेगा और यहूदी को निकालना फ़लस्तीन से, और हम अभी तक नहीं मान लिया कि ये जगह जो उन्होंने इसराइल का नाम दिया कि ये इनका मुल्क है और ये इनका मतलब यानी दे डिजर्व इट, हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क है। फ़लस्तीन ज़ीरो टू यानी फ्रॉम द अच्छा बकर साहब, अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा कि हम इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हम हर मुमकिन काम करेंगे, हम पुरअज़्म हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका की तो चले हम मानते हैं ये पॉलिसी का हिस्सा है इजराइल को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है जो अब आ रही है वो इजराइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है और जो फ़लस्तीनी हैं उनको बिल्कुल एक साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जैसे वो कह रहा है कि हमने यहूदी के हर तरीके से उनको हेल्प करना, हर तरीके से उनको हमने सपोर्ट करना, हम ये भी समझता है कि हम उम्मत मुस्लिमा से सपोर्ट चाहिए, उम्मत मुस्लिमा से हेल्प चाहिए ताकि इन यहूदी को डिफीट करे और फ़लस्तीन से निकालेगा। देखिए उनको सपोर्ट दे दे, बाइडेन को दे सकता, जितना दे सकता तो दे दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमने मान लिया कि यार देखे ये आपका ये फ़लस्तीन यहूदी का मुल्क बन गया और क़िबला अव्वल यहूदी के अंदर हो गया और मुक़द्दस जगह हम उनको देगा और हम नहीं कर सकता, हो नहीं सकता। जब तक मुसलमान है फ़लस्तीन के अंदर, जब तक उम्मत मुस्लिमा है, जब तक एक बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता, तो उस वक्त तक ये तो हो नहीं सकता। अच्छा बकर साहब, अभी जो इजराइल की ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन में उसको लीगल करने के लिए अमेरिका जो रीजन के जो दीगर मुल्क हैं उन पर दबाव डाल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कब्जा माफिया है जो ज़बरदस्ती अरबों के दरमियान आकर बैठ गया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं ज़रा? मैं आपसे सवाल ये पूछूं, जो इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पर अभी फ़लस्तीन पर, उससे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका इसको लीगल करने के लिए जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल कर रहा है। देखिए ये तो एक बड़ा मसला हमारा फ़लस्तीन के अंदर और ये पूरा उम्मत मुस्लिमा के अंदर, ये अगर आप समझता है कि हम सपोर्ट देना चाहिए इसराइल को, तो ये तो सीरियसली यानी बहुत बड़ा इशू है। मुसलमान को, अरब ममालिक को, जो भी हर जगह में इनको एक मतलब टारगेट होना चाहिए कि यार हमने यहूदी को फ़लस्तीन से अंदर निकालना चाहिए। ये तो एक टारगेट है, यानी हमारा उम्मीद है कि सब उम्मत मुस्लिमा, अरब होगा या जो भी किधर से होगा, उनको एक टारगेट होगा कि मुक़द्दस जगह क़िबला अव्वल मुसलमान के यानी के कंट्रोल के अंदर आना चाहिए और यहूदी फ़लस्तीन से निकालना। अच्छा बकर साहब, OIC का क्या रोल आप देख रहे हैं? OIC की अभी जो सिचुएशन चल रही है अभी फ़लस्तीन में, आपको क्या लग रहा है OIC जो कि मुस्लिम ममालिक की तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या रोल प्ले कर सकती है? OIC तो बहुत बड़ा रोल कर सकता है लेकिन अभी तक नहीं किया। देखिए हर मुल्क रोल कर सकता है, चाहे पाकिस्तान है या कोई सऊदी अरब या कुवैत है या मलेशिया, इंडोनेशिया, ये हर ममालिक रोल करना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक मुल्क के ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी करता। आजकल लोग ये बोलते हैं कि ये फ़लस्तीन का मसला है, ये फ़लस्तीनी लोग का इशू, ये तो गलत बात है, ये तो हमारा इशू नहीं है, ये हर मुसलमान का इशू है, हर यानी मुल्क का इशू। क्योंकि ये जैसे मैं आपको बताया कि ये एक मुसलमान के लिए एक मुक़द्दस जगह है, एक क़िबला अव्वल। हम ये बोल नहीं सकते कि ये सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए हमने ये फ़लस्तीन का मसला, ये फ़लस्तीन का इशू और हमने इसको कोई ताल्लुक नहीं रखता है। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए कश्मीर होगा या फ़लस्तीन होगा, ये तो उम्मत मुस्लिमा का मसला, सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, ये सिर्फ कश्मीरों का नहीं है। अच्छा बकर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि अभी जो इसराइल का या अमेरिका का जो प्लान लग रहा है वो ऐसा है कि जो इसराइल और जो फ़लस्तीन का जो इलाका है उसको आर्मी जो है वहाँ से निकाल दी जाए, उनके पास कोई भी असलहा ना हो और इस तरह की एक जो स्टेट है उसको क़याम करने के हवाले से बातें की जा रही हैं। इससे फ़लस्तीनियों को कितना नुकसान होगा और यहूदी रियासत कितनी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होगी? देखिए, फ़लस्तीनियों के लिए नुकसान ऐसे नहीं होगा जब तक हम नहीं मानते। देखिए, हम क्या यहूदी हमारे लिए क्या कर सकता है? हमको कत्ल करेगा तो खैर है, हम शहीद होगा, और या वो हमारा सामने हार जाएगा तो हम जीत जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने खुद मान लिया कि ठीक है, आप ये मुल्क आप ले सकता, और ये हमने आपके लिए छोड़ दिया और हम निकल जाता फ़लस्तीन से, तो हाँ, फिर हमारी नुकसान होगा। वैसे ही देखिए, कोई मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस है, या अब मसलन कोई एवरीडे क्राइसिस होगा फ़लस्तीन के अंदर, लोग ये समझते कि ये कोई मसला, लोग समझते कि ये जिहाद है और ये हमारा हम यानी करना चाहिए, और ये हमारे लिए एक ऑनर है कि हम मुक़द्दस जगह और क़िबला अव्वल के सामने हम दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया बकर यूनुस साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे ब्रेक से वापस आएंगे। एक बच्ची से भी आपको मिलवाना है, हमारे साथ रहिए। कहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस कौम का मुस्तकबिल है, क्योंकि हमारी ज़्यादा आबादी यंग जनरेशन पर मुश्तमिल है। और अगर हमारी यंग जनरेशन टैलेंटेड हो और अपने लिए कुछ करने वाली हो, या अपने मुल्क के लिए कुछ छोटे छोटे काम करने वाली हो जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक बहुत छोटी सी यंग आर्टिस्ट आयशा आसिम। पहले तो उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, फिर मैं बताती हूँ कि आयशा करती क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आयशा से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयशा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, स्केच भी बनाती हैं, इसके साथ साथ यंग आर्टिस्ट हैं, इनको अवार्ड्स भी काफ़ी मिले हुए हैं। बल्कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा अटक रही हूँ कि आयशा ने क्या क्या कुछ किया हुआ है। एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं देख रही थी, मैं क्या क्या बताऊं, तो आयशा से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या क्या करती हैं। आयशा, आप ही बता दें। मैं सबसे पहले तो डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, 2D इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ मैं। उसके अलावा मैं राइटर भी हूँ, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होता है वो मैं इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाती हूँ। अच्छा। जिनको नहीं पता इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, इलस्ट्रेशंस बेसिकली पेंटिंग्स या स्केचिंग्स की डिजिटल फॉर्म होती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वैसे सही। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब पाकिस्तान में, क्योंकि अभी नया उसका हुआ है, तो काफ़ी कोर्सेज भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी उसको प्रॉपर डिग्रीज में भी करवाती हैं। लेकिन मैंने उसको YouTube के फ्री कोर्सेज के थ्रू सीखा था, क्योंकि आपको मतलब फ्री में एक चीज़ आ सकती है, लेकिन वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जो कोर्सेज वगैरह होते हैं। तो इससे अच्छा था मैंने फ्री में YouTube पे सीखा था, और फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम वगैरह पे डाला था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अच्छा। फिर मुझे रिसेंटली यंगेस्ट इलस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान का मुझे अवार्ड भी मिला है, जो कि मैंने 13 इयर्स में शुरू किया था। आयशा के अवार्ड्स भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, इसके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि काफ़ी आयशा को जिन जिन फील्ड्स में काम कर रही हैं उस हवाले से सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ साथ हम आपको आयशा की पेंटिंग्स भी दिखाएंगे, जो कि वो डिजिटल पेंटिंग करती हैं, वो भी आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं। तो आयशा, इस एज में तो बच्चे अभी गोल सेट करना तो दूर की बात है, अभी तो खेल कूद के दिन होते हैं, अभी तो ये होता है अच्छा पढ़ा, घर आए, खाया पिया और खेलने चले गए। आप इतनी छोटी एज में कैसे इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लिए? सेट क्या करने थे आपने, उन पे अमल भी कर लिया? एक्चुअली जब वैसे मैं काफ़ी जब छोटी सी लाइक 7-8 इयर्स की थी, जब से मैं स्केचिंग वगैरह कर रही थी। आर्ट में हमेशा से इंटरेस्ट था, लेकिन जब एकदम से नया एक ट्रेंड जागा इलस्ट्रेशंस का डिजिटल फॉर्म में, जो कि बहुत अच्छा लगता था। पहले लगता था कि मुश्किल है, लेकिन जब सीखना शुरू किया, सीखने में भी काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्ट था। तो उसको सीखते सीखते जब इलस्ट्रेशंस बनानी शुरू की, फिर मैंने उसी को जब डाला तो लोगों का भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसी सारा कुछ मिला के फिर मैंने अपना बनाया था। क्योंकि कोविड के टाइम में कुछ करने के लिए नहीं था, घर में बस होते थे, स्कूल्स भी ऑनलाइन हो गए थे, तो कुछ करने के लिए नहीं था। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसी को लोगों के सामने लाई, तो लोगों को अच्छा भी लगा। और उसके अलावा फिर मेरे भाई ने, जो मेरा बड़ा भाई है, उसने यूट्यूब चैनल भी बनाया था अपना। उसकी वजह से भी काफ़ी शौक जागा कि जब वो भी कर रहे हैं कुछ, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। चैनल नहीं बनाया अभी? मैंने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। तो मैं फौरन बना ले। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ मैं आयशा की पेंटिंग्स भी देख रही थी, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है, एक डेप्थ है और इतनी क्लियर हैं, इतना जिसको कहते हैं ना एक बड़े आर्टिस्ट ने जैसे बनाया हो उस तरह की पेंटिंग्स हैं। आयशा, कैसे कर लेती हैं आप ये इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना? मतलब मैं जैसे बात कह रही हूँ कि ऐसा लगता है किसी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं। कितना टाइम लगता है कोई पेंटिंग बनाने में?
मैं जब शुरू में बनाया करती थी तब मुझे काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को इरेज करती थी फिर बनाती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। तो मुझे 3 से 4 दिन लगते थे बनाने में, क्योंकि मैं उसको पहले सीक्वेंस बनाती हूँ, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, फिर मैं उसको वीडियो में बनाती हूँ, तो कई दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती थी, तो उसको बार बार फिर से बनाना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब मुझे तकरीबन साल होने वाला इसको बनाते हुए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया मुझे, तो मुझे अब 3-4 घंटे लगते हैं पूरी वीडियो बनाने में, अगर मैं बिल्कुल उस पे फोकस करूं। पहले 3-4 दिन लग जाते थे, अब 3-4 घंटे लगते हैं। ये तो आप बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। और मैं जैसे बात कर रही थी कि हमारी यंग जनरेशन कौम का मुस्तकबिल है, यकीनन ये हमारी कौम का फ़ख्र भी है। मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाऊं, ये कब आयशा ने बनाया हुआ है पेंट, आयशा डिजिटल आर्ट का जी, मैंने इनको प्रिंट करवाया था। बुक्स भी हैं आयशा की मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई, जिसमें आयशा की पोइट्री है गालिबन। और अच्छा, एक चीज़ और आयशा, आपके हाथ में टैब भी है, आप इस पे भी दिखाएं जो आपने पेंटिंग्स की हैं, जो पिक्चर्स वगैरह मैं भी देख भी रही थी, कुछ दिखाएं। वो कैमरा है उस पे दिखाइएगा, इस तरह का, ये सामने कैमरा। अच्छा, मैंने ये इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाई हुई, अभी ये मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी मेरी रहती हैं। अच्छा, अभी कंप्लीट अभी नहीं हुई हुई, जैसे आप देख रहे हैं आगे के बन गए हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड वगैरह रहता है, तो वो बैकग्राउंड वगैरह बना के पूरी इलस्ट्रेशन को मैं 2-3 इसके अंदर मूवमेंट्स डालूंगी, और वो करने के बाद मैं उसको वीडियो में करके अपलोड कर दूंगी। तो अभी कर रही हूँ मैं। इसके अलावा भी हैं, तो वो भी इसके अलावा भी जी मेरी हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट टाइप बनाए हुए हैं, मेरी डिफरेंट आ जाती हैं। जैसे मैंने एक ये बनाई थी इस टाइप की, इसके अंदर मैंने भी ऐड किया लग रहा है जी, तो मैं इसके अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स ऐड कर देती हूँ जैसे होते हैं। और फिर उसके अलावा मेरी हैं, जैसे ये वाली मैंने एक बनाई थी, मैंने अपलोड भी की थी ये वाली। अच्छा आयशा, ऐसा लग रहा है आपकी पिक्चर्स देखे कि एक तो डेप्थ है, मोहब्बत है इसमें, फैमिली लव मुझे लग रहा है, लेकिन आप बेसिकली किस थीम पे काम करती हैं? मैं काफ़ी डिफरेंट थीम्स पे करती हूँ, हर चीज़ के हिसाब से। जैसे बीच में अगर कोई ट्रेंड वगैरह आता है, जैसे बीच में जैसे कोविड जब नया आया था, तब मैंने हॉस्पिटल्स पे काफ़ी इलस्ट्रेशंस बनाई थी, क्योंकि लोगों के वो बातों में थी। उसके बाद फ़लस्तीन का हुआ था, मैंने उस पर 1-2 बनाई थी जब वो चीज़ में थी। तो मैं यहाँ तो ट्रेंड को साथ लेके चलती हूँ जो लाइक लोगों के इंटरेस्ट में उस वक्त होती है, क्योंकि वो आपको लाइक चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के। आपकी पिक्चर्स देखे मुझे लग रहा है कि आपको शादी वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो अगर भी आप पिक्चर्स बना रही हैं डांस की या कुछ वो इवेंट्स की, जो एक इंटरेस्ट होता है। अगर कोई ना चल रहा हो ट्रेंड वगैरह, तो फिर मतलब जो आपकी फीलिंग्स के हिसाब से होता है, मेरा दिल जो जा रहा होता है, अगर जैसे कोई मूवी देखती हूँ, कुछ देखती हूँ, उसके हिसाब से कोई आइडियाज आते हैं, क्लिक कर जाता है एकदम। जैसे मैंने फोटो बूथ के बनाए थे कुछ के, वो फोन पे बात कर रहा है, कोई भी शादी के बना लेती हूँ, तो डिफरेंट रैंडम चीज़ों को देख के कई दफ़ा वैसे ही बेड पे बैठे बैठे कुछ याद आ जाता है कि इसका अच्छा आइडिया होगा, कई दफ़ा मूवीज़ देख के होता है, तो डिफरेंट चीज़ों को देख के एकदम आइडिया। अच्छा, बल्कि अभी आपकी मदर से भी बात करी थी, तो वो भी कही थी आप कुछ वेडिंग कार्ड्स या कोई किसी इवेंट के हवाले से कोई ना कोई कार्ड्स वगैरह भी आप प्रिंट करती हैं, कुछ बनाती हैं? काफ़ी 2-3 लोगों के लिए नॉन पेड एड्स भी बनाए थे इलस्ट्रेशन के। अच्छा। फिर उसके अलावा मैं अपनी इलस्ट्रेशन की मैंने शॉप भी बनाई हुई है, जिस पे मैं अपनी इलस्ट्रेशन सेल करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी है art.sketches शॉप के नाम से। उस पे मैं अपनी फ्रेम्ड इलस्ट्रेशंस या फिर अपनी जो मग्स पे मैंने जैसे आपको दिखाया, मग्स पे प्रिंट करवा के, और जिस पे भी कस्टमर, बल्कि दिखा भी दूँ फिर से कि ये मग है जो कि आयशा ने पेंट किया हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं देख रही हूँ। बल्कि फ़ख्र सा एक महसूस हो रहा है कि इतने सारे सर्टिफिकेट लिए हैं आयशा ने, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है। अच्छा आयशा, पेरेंट्स का क्या रिस्पांस था जब आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं? पेरेंट्स का मुझसे ज़्यादा रिस्पांस था, बल्कि क्योंकि जब मैंने बनानी शुरू की थी, 1-2 बनाई थी शुरू में जब, तो पेरेंट्स ने ही सबसे ज़्यादा मुझे कहा था कि बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि मुझे इतना नहीं होता था कि शायद अच्छी है नहीं है, लेकिन जब उनको दिखाती थी तो वो कहते थे बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मेरा, बल्कि मेरी मदर ने मेरा इंस्टाग्राम पेज बनवाया, मुझे उस पर डाला, और फिर इसी तरह करते करते अभी तक वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के बाद मेरे पेरेंट्स का ही हाथ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और आगे लेके आते हैं। और अगर घर से आपको सपोर्ट ना हो आपके पेरेंट्स की या आपके बहन भाइयों की, तो आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी आपके पास कोई बहुत बड़ी स्किल हो, आप उस चीज़ में पॉलिश नहीं हो सकते। तो ये सबसे बेसिक चीज़ जो है आपकी घर की सपोर्ट, और उसके बाद आप जितना शाइन करेंगे ये दुनिया देखती है। और आयशा की भी शाइनिंग हम देख रहे हैं। आयशा, हम यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपका भाई भी यूट्यूब चैनल चलाता है,
आता है, तो कभी भाई से नहीं ख्याल आया, कोई इंस्पिरेशन नहीं हुई कि अच्छा वो चला रहे हैं मैं भी चलाऊं, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे अर्निंग भी बहुत होती है। असल में जब मेरे भाई ने यूट्यूब चैनल बनाया था, वो अपनी जैसे नॉर्मल स्किट्स जो होती हैं, वीडियोस होती हैं जैसे, वो उसकी बनाता था, लेकिन मेरा उन चीज़ों में क्योंकि वो एक्टिंग टाइप में आ जाती है थोड़ी सी। किस किस्म के स्केच बनाते हैं? पेंसिल स्केच? नहीं, स्केचिंग नहीं, स्किट्स जो होती है नॉर्मल कॉमेडी स्किट्स जो होती हैं, स्किट्स, तो वो उस टाइप की वीडियो यूट्यूबर्स बनाते हैं जो एक्टिंग वगैरह करके बनाते हैं। मेरा भाई वो बनाता था, लेकिन मुझे उन एक्टिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट वैसे नहीं था, तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि लोग ज्यादातर एक्टिव उस पे होते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो देखते हैं। तो पहले मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया। अब उस पे जब मेरा काफी फॉलोअर और मेरा एक मतलब लोगों को एक मैसेज थोड़ा बहुत पहुंच गया, तो फिर मैं उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब का पेज अपना बनाऊं। और भाई ने सोशल मीडिया में भी भाई का इंस्पिरेशन काफी हाथ था, क्योंकि उसने पहले बनाया, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी बनाती हूँ, फिर मैंने अपना बनाया, तो साथ साथ चल रहा है। अच्छा, आगे क्या करने का प्लान है? क्योंकि हम तो जैसे मैं बात कर रही थी कि इस एज में तो बच्चे अभी गोल सेट करना शुरू करते हैं कि अच्छा हम ये बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन आपने तो माशाल्लाह अभी से ही इतना कुछ कर लिया है। आगे कोई प्लान है कि अच्छा मैंने ये सब करने के बाद ये फाइनली ये करना है? मैंने अभी तो मैं जैसे NGOs के साथ भी काम कर रही हूँ काफ़ी। अच्छा। जो खिदमत खुलूस हैं या फिर खिदमत निस्वा हैं, उनके साथ मैं काम भी कर रही हूँ एज एम्बेसडर्स। लेकिन उसके अलावा भी स्टडीज़ कंप्लीट करनी, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे। तो अभी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आर्ट एग्जीबिशंस हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान में लगाने हैं काफ़ी, और जैसे पाकिस्तान की तरफ से आर्ट को प्रमोट करना है जिसको कहते हैं, और जिस तरह मैं कर सकती हूँ जैसे एग्जीबिशंस हैं, चीज़ें हैं, और वो सारा भी करना है। तो अभी तक जो गोल बनाया है। इंटरेस्ट नहीं हुआ कभी, मतलब क्योंकि ये सारी फील्ड जो आपकी है ये आर्ट की फील्ड है, तो कभी साइंस की स्टडीज में या साइंस के जो भी सवाल से चीजें होती हैं उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ आपको? मैंने वैसे मैं अभी साइंसेज ही पढ़ रही हूँ। अच्छा। जैसे तो अभी O levels कर रही हैं? मैं O levels में भी गई हूँ, तो मैं अभी साइंसेज मैंने, क्योंकि अभी O levels में सब्जेक्ट्स चूज करते तो मैंने अभी साइंसेज चूज किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है डॉक्टर बनूंगी पहले। अच्छा, मतलब डॉक्टर भी बनना है और आर्ट्स को भी साथ रखना है। अच्छा आयशा, अवार्ड्स के हवाले से हमें बताएं, आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? मुझे जो अवार्ड्स हैं वो ज़्यादातर मेरी राइटिंग के लिए भी मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा MUNs जो होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एज ए डेलीगेट पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर जो लम्स के LUN हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो लम्स का हुआ था यूनिवर्सिटी का, उनके साथ मैंने एज ए एम्बेसडर भी काम किया था और साथ एज ए डेलीगेट भी मैंने उनके पार्टिसिपेट किया था। फिर मैंने रिसेंटली एक YICMUN जो यूथ इंटरनेशनल का था, मैंने उसमें भी लिया था, उसमें मुझे ऑनरेबल अवार्ड मिला था। और मैंने सोशल वर्क के लिए मैंने फिर जो डियाना अवार्ड है जो कि UK की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उनके साथ भी कोविड के टाइम में रिसेंटली काम भी किया था, जिसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स भी हम देख रहे हैं, आयशा को इतने ज़बरदस्त सर्टिफिकेट मिलते हैं, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम बार बार चला रहे हैं जो आयशा की पेंटिंग्स हैं। अच्छा आयशा, यहाँ पे एक आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगी, बल्कि आपसे फरमाइश करना चाहूँगी, छोटी सी एक अपनी पोइट्री सुना दें हमें। पोइट्री में आपको मेरे पास एक्चुअली मोबाइल में है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, ये हमारे लिए यकीनन ऑनर की बात है, क्योंकि ऐसे बच्चे, इनको मिल के, इनको देख के इतनी खुशी होती है कि ये हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। जैसे अरफा करीम थी, या उसके बाद और भी बहुत से बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं कि आयशा भी ऐसे काम करें जिससे हमारा सबका सर फ़ख्र से बुलंद हो। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ, और अभी जिस सेगमेंट की जानिब मैं जाने लगी हूँ, बहुत ख़ास और बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो कि आपको हम बताएंगे। नाज़रीन, 2001 के बाद जब पाकिस्तान में बम धमाके शुरू हुए थे, तब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई ऐसा इदारा नहीं था जो कि इन बम धमाकों के हवाले से सही तौर पर बता सकता कि मतलब जिसने अगर खुदकुश धमाका किया है तो दहशतगर्द कौन था या कहाँ से आया, या एक इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं अंदर की खबर, वो बाहर तक निकाल सकता। 2009 में एक ऐसा इदारा बनाया गया जो कि अपनी नौयत का एक जदीद तरीन इदारा भी था, और इस इदारे ने ऐसी लेबॉर्ट्रीज बनाई
बनाई जिसमें जो टेस्ट किए जाते थे उनकी रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक होती थी कि उसके कोई भी उस पर कोई दूसरा सवाल नहीं उठा सकता था। मैं बात कर रही हूँ फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक बहुत जदीद तरीन इदारा है। जो बम धमाके होते हैं या कत्ल के वाक़यात होते हैं या रेप के वाक़यात होते हैं, उसमें ये मुजरिम का, असल मुजरिम का पता चलाते हैं कि असल मुजरिम असल में कौन है। इस हवाले से मैं ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फॉरेंसिक साइंस डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब। उनसे ही जानेंगे कि ये इदारा क्या है, क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहा है अब तक और आगे क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। मैंने जैसे कि अभी बात की कि 2001 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ था धमाकों का, तब शुरू में तो इतना नहीं था, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे पता चलाया जा सकता। 2009 में ये इदारा बना, कैसे बना, क्या क्या इसके काम थे, मकासद क्या थे, इस हवाले से बताइएगा। ये 2009 में शुरू हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और इट स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है। वेरी फ्यू लैब्स ऑफ दिस स्टैचर आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसमें ये था कि ये दिस इज़ द एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट फोरेंसिक फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा। और इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से देख लें, नंबर ऑफ़ केसेस के, नंबर ऑफ़ एग्जिबिट हम जो टेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट लैब इन द वर्ल्ड उस हिसाब से। तो ये उसमें 2 साल में, 2.5 साल में बना था। गवर्नमेंट पंजाब का इसमें सारा पैसा जो लगा हुआ है दैट्स फ्रॉम द पंजाब। नो फेडरल मनी, नो फॉरेन मनी, इट्स ऑल। इस पे उस वक्त 2.5 अरब रुपया लगा था टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें 32 साइंटिस्ट में बाहर लेके गया था अमेरिका में, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दिलवाई। खुद चूँकि आई वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ से सिलेक्ट करके लेके गया और वहाँ ट्रेन लेके देवर द मास्टर ट्रेनर्स उन्होंने फिर आके किया। अब हमारा स्टाफ जो है तकरीबन 1100 या 1000 के करीब है। उसमें से हाफ ऑफ द साइंटिस्ट, रेस्ट ऑफ द इज़ नॉन साइंटिस्ट। तो दिस इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। इसमें 18 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं अंडर वन रूफ। अच्छा। फुल सर्विस 18 लेबॉर्ट्रीज 18 लेबॉर्ट्री मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ। जैसे आपने अभी एक्सप्लोसिव्स का कहा है, इसी तरह बायोलॉजी डिवीजन है जो सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, मर्डर जो जहाँ भी बायोलॉजी इन्वॉल्व है। इसी तरह ट्रेस केमिस्ट्री है, पॉलीग्राफ है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। 12 देयर 18 डिफरेंट लैब्स दे आर फंक्शनिंग। वी आर फंक्शनिंग एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वी आर सर्टिफाइड बाय यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सर्विसेज ISO 17025 नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा सर, इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ अवाम की मालूमात के हवाले से जो सवाल है उनसे वो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब तक, क्योंकि 13 साल हो गए हैं इस इदारे को, अब तक कितने केसेस एक तो हैंडल किए और सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास अब तक किस किस्म के, किस नौयत के आए? ज़्यादा से टोटल केस हम 8 साल से फंक्शनल हैं। हम तकरीबन 7.5 लाख केस कर चुके हैं। 7.5 लाख एक बहुत बड़ी 7.5, लेकिन केस में 1 से ज़्यादा सैंपल होते हैं, कहीं 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। अगर हम 15 सैंपल पर सैंपल लें तो वी हैव एनालाइज्ड more than 1.6 million pieces of evidence in 7 or 8 years। तो इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो बायोलॉजी डिवीज़न है जिसमें मर्डर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट आते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन इज फायर आर्म जिसमें गन्स वगैरह हैं। सर ज़ैनब रेप केस जो था वो भी आपकी ही लैब के पास आया था? ज़ैनब केस जो था we were able to solve that। that was very complicated case and it cost a lot of money। यूजुअली जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है, नॉर्मली ऐसा प्रोसेस नहीं किया जाता। जब से DNA टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, और मोटरवे रेप केस भी वो भी आपकी लैब के पास मोटरवे भी इसी तरह हमने किया था। इस तरह बेशुमार केसेस हैं जो हमने क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान में फोरेंसिक का सीड ही नहीं था। इससे अब लोगों को कम से कम नहीं थे जस्टिस तो मिल रहा है ना। सर मतलब एक अवाम की सहूलत के लिए या आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि किस तरह आप लोग इसमें एक असल मुजरिम तक पहुँचते हैं? क्योंकि हम पहले सुनते थे फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए या फिर DNA टेस्ट के ज़रिए या इस तरह के कुछ टेस्ट थे जो हम सुनते थे, अच्छा पुलिस ये टेस्ट कर रही है जिसके बाद मुजरिम का पता चलेगा। लेकिन ये ऐसे केसेस कुछ सामने आए कि जिनका पता ही नहीं चल रहा था कि सर कहाँ है, पाँव कहाँ है, कौन मुजरिम है, कैसे आया, कैसे करके चला गया। लेकिन आपकी जो लैब
है इसने इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए, किस तरह ये केसेस को सॉल्व करते हैं? हर केस में मुख्तलिफ एविडेंस होती है, फायर आर्म की भी होती है, बायोलॉजी DNA की भी होगी, फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। वी हैव बिल्ट डेटाबेसेस, फायर आर्म का भी है, DNA का भी है, फिंगरप्रिंट का। जैसे अभी हमने नया पंजाब गवर्नमेंट का जैसे न्यू इनिशिएटिव है, जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लिया है, जो कि अभी हम पुराने केस सॉल्व कर रहे हैं, जो जिनको हम कोल्ड केस कहते हैं। अभी वो जो पहला उस वक्त ये नहीं था, अब हमारे पास डेटाबेस आ रहा है। अब हमने कुछ 20 केस विद इन 1 ईयर जो 5-5, 6-6 साल पहले हो चुके थे, जिनका कोई पता नहीं था पुलिस को, वी आर ट्रेसिंग दोज एंड गिविंग देम दिस इज़ द पर्सन हु डिड दिस आर्म्ड रॉबरी इन जेलम और इन कराची। और तो इसी तरह DNA में भी है। जब फर्ज करें कि जब ब्लास्ट हुआ है तो वो थ्रू DNA वी कैन आइडेंटिफाई, देन वी कैन डू द पेरेंटेज टेस्टिंग, किसका बेटा था या किसका भाई था, जिसका अंकल था, जो करने के बाद देन सारी इंफॉर्मेशन सामने, जब हम DNA करते हैं सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। उसके बाद देन वी गो टू द जो फैसिलिटेटर होते हैं। तो इस तरह फैसिलिटेटर जो होते हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं इन जो आप लोगों के सारे काम है। अच्छा सर, यहाँ पे एक तो सवाल ये भी है कि इतने बड़े बड़े केसेस आप लोगों ने हैंडल किए हैं। हमने रेप केसेस के हवाले से भी देखा, जैसे मैंने मोटरवे केस की बात की, ज़ैनब केस की भी बात की। जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें किस तरह आप असल मुजरिम तक पहुँचते हैं कि ये मुजरिम कैसे आया, ये कार्रवाई की और ये दहशतगर्द ने ये काम किया? ये मुख्तलिफ हर केस की नोयत अपनी होती है, क्योंकि जब हम हमारी वी हैव आवर ओन क्राइम सीन यूनिट 24 आवर 7 days upon they are available upon the request of the police. Our dispatch time is less than 5 minutes. Once we receive the call, we will leave our station within 5 minutes. अच्छा सर, आपकी बात काट रही हूँ, माजरत। साइंटिस्ट आप लोगों के साथ काम करते हैं या डॉक्टर्स होते हैं? कौन लोग होते हैं जो कि सारी रिसर्च करते हैं? हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। अच्छा, दे आर ऑल डॉक्टर्स, क्योंकि दे आर PhDs। तो दूसरे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं जो पैथोलॉजिस्ट हैं। तो उसमें जब हम टीम जाती है तो वी कलेक्ट द एविडेंस, देन वी डू नॉट विच वे वी हैव टू गो, क्योंकि हर केस की नोयत है। उसमें हम एक्सप्लोसिव भी करेंगे, उसमें बायोलॉजी भी करेंगे, फिंगरप्रिंट भी होगा, फायर आर्म भी होंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, कोऑर्डिनेशन होती है। एक बंदा काम नहीं कर, क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आपके पास हैं, जो कि सारे टेस्ट, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर as competent and as anybody in United States or Western countries working. अच्छा, आप यूनाइटेड स्टेट्स और अभी यूरोप की भी बात कर रहे थे। अभी आपसे बात भी हो रही थी तो आपने बताया कि यूरोप से भी कुछ केसेस आए हैं। इतना क्रेडिबल ये इदारा है कि यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी अपनी रिपोर्ट यहाँ भेजें और उनके रिजल्ट्स लें? देखिए, बहुत से लोगों को इस अदारे का पता नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, बाहर की वर्ल्ड जो है दे नो अस क्रेडिबिलिटी, आवर क्रेडिबिलिटी नोन आउटसाइड पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ लोगों को भी नहीं पता, बहुत से ऑफिशियल्स को भी नहीं पता। जब वो आते हैं तो देख के उन्हें पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दिस इज। लेकिन बाहर की दुनिया को, चूँकि वी आर सर्टिफाइड accredited फ्राम फॉरेन बॉडी विच इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ISO 17025 कहते हैं। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड नोज आज के ये क्रेडिबल लैब है। वी आर फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड्स any lab in United States or Western countries or FBI or any other organization. We are par with them. That's why they know our credibility. If they have some issue, they will contact. We were contacted by American. There are triple murder case. Evidence came here. Our report went to United States because there was a difference of opinion in 2 labs. और हमारी रिपोर्ट वाज यूज्ड इन सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओहायो। इसी तरह स्कॉटलैंड यार्ड के केस किए हैं, वहाँ से हमें फिर जो आती है रिपोर्ट के भी दीज वर कन्विक्टेड एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नॉर्वे से ट्रिपल मर्डर किया था, उनके जज और प्रोसिक्यूटर, मतलब बड़े बड़े केसेस थे वो भी आपके हमारे पास तकरीबन 11 या 12 मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी इंक्लूडिंग जर्मनी, वहाँ से केस हमें किए। सर, कितनी मतलब इस चीज़ की गारंटी है कि जो केस आपके पास आ रहे हैं उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, वो करप्शन या सिफारिश से पाक होगा, उसका जो रिजल्ट सामने आएगा? सिफारिश आप ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि सिफारिश यहाँ चल जाएगी। अच्छा,
सवाल ही नहीं पैदा होता किसी चीज़ का, क्योंकि एक इसमें बिल्ट इन स्टैंडर्ड ऐसे रखे गए हैं, अगर कोई करेगा भी तो पकड़ा जाएगा। अब एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस एजेंसी, इफ़ आई वांट टू चेंज ए रिपोर्ट आई कुड नॉट डू इट एट ऑल because I will be caught, क्योंकि there are built-in standard, यूं ही कोई चेंज होगी everybody will know कि ये चेंज हो रही है। अच्छा, इसका पता चल जाएगा। और हम इसमें स्टैंडर्ड जो होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि ट्रेसेबिलिटी हो जाए। अगर किसी ने किया देयर विल ट्रेसेबिलिटी, एक केस पे एक आदमी नहीं काम कर। हम इसकी क्या वजह समझें कि ये इदारा इतना मजबूत है, या इदारे में जो लोग काम करने वाले इस वक्त हैं, आप हैं जो कि इसको हेड कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, तो आपकी वजह से ये इदारा इतना स्ट्रांग है? देखें जी, स्टैंडर्ड जगह लगा दिए जाए, कल्चर डेवलप किया है। दिस इज, आई विल से हियर ओपनली टू एवरीबॉडी, दिस इज ए करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन। इसमें अगर किसी ने रिश्वत ली है, दी है, मेरे सामने लाएं किसी ने दी है या तो सर, अगर जब आप इस ओहदे पर नहीं होंगे, इसकी क्या आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जब आप इस ओहदे पर नहीं होंगे, आपके बाद जो लोग होंगे वो भी इतनी ही शफाफियत को और इतनी ही क्लैरिटी को यकीनी बनाएंगे? देखें जी, ये कल्चर डेवलप किया, ये साइंटिस्ट मैंने पुराने साइंटिस्ट नहीं रखे थे, दीज आर न्यू ब्लड, वो ट्रेंड किया है, उन्होंने ये काम देखा ही नहीं है, 8-9 साल में उनका कल्चर डेवलप कर दिया है। बाकी अगर एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर दिए हैं, इसको अब बंदा जो भी होगा, अगर मैं डिसऑनेस्ट हो जाऊं तो फिर तो सारों ने लेना है बेशक। तो इसलिए ये हेड पे भी डिपेंड है, लेकिन एक अदारा बन गया है, उसको आगे चलाना है, इसको सस्टेन करना है कि ये स्टैंडर्ड वही रहे। ये तो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना कि कैसे बंदे सिलेक्ट करें, लेकिन एक सिस्टम बन गया है। सिस्टम में अगर हेड करने वाला ठीक हो जाएगा तो ऐसी बात ही है, अगर जो हेड कर रहा है उस सिस्टम को वो ठीक होगा तो नीचे सारा अमला भी ठीक होगा। तो सर, अच्छा, एक सवाल जो आपसे मैं करना चाहती थी, हमने सुना है कि अगर लैब में कोई केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो इतनी सख्ती होती है कि वहाँ पर जो हेड है वो भी नहीं जा सकता? आई कांट, मेरी एक्सेस किसी लैब में नहीं है। अच्छा, किसी को एक्सेस नहीं है? नहीं, मुझे भी नहीं है। एज ए डायरेक्टर जनरल आई कैन नॉट गो टू द लैब्स। अगर मैंने जाना है तो बायोमेट्रिक लगा हुआ, उस सेक्शन का जो सुपरवाइजर होगा ही विल लेट मी इन, क्योंकि जब मेरा काम ही नहीं वहाँ पे, व्हाई आई शुड हैव एक्सेस। मतलब ये उसकी क्लैरिटी को और उसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। अगर मैं जाऊंगा भी तो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं जो जाएगा, फर्ज करें एक लेबोरेटरी वाला एक सेक्शन वाला दूसरे में नहीं जा सकता, सही, अगर जाएगा तो वो उसकी रीजन है, जा सकता है, लेकिन उनकी परमिशन के साथ नहीं, वो रिकॉर्ड हो जाना है कि वो गया है, तो दैट्स डिस्कवरेबल। आप तो इसमें ऐसी कोई नहीं, चूंकि स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इन प्लेस हो तो क्वालिटी बनती है। बेशक आपने ठीक है, स्टैंडर्ड्स हो तो क्वालिटी बनती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतने अच्छे जो हमारे पंजाब का ये इदारा है फॉरेंसिक लैब, जिसने बड़े बड़े केसेस को हैंडल किया है, उसके हवाले से हमें डिटेल में बताया। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और अभी मैं बात करने जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के हवाले से। वो तो हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है और बहुत से लोग फिजियोथेरेपी के ज़रिए चलना शुरू हो गए या उनके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं जो नहीं मूव करते थे फिजियोथेरेपी के ज़रिए वो ठीक भी हुए हैं। आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान की पहली चेन ऑफ फिजियोथेरेपी सेंटर के हवाले से और डॉक्टर ईसा जो इसके हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनम ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा डॉक्टर ईसा साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, फिजियोथेरेपी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इसका कितना रोल है, कितना बड़ा रोल है मेडिकल में। आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आपने फिटनेस एकेडमी कायम की है उसमें इसका क्या रोल है, उसकी क्या अहमियत है, क्या करते हैं आप इसमें? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए फिटनेस एकेडमी में ये है कि एक तो आजकल जो है हम देख रहे हैं कि जो लोग अपना ख्याल रखते हैं और टेस्ट कराते हैं और अपना फिजिकल फिटनेस करते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन जो है वो लंबी होती जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि 80 ईयर्स से ऊपर भी जा रही हैं। तो क्वांटिटी ऑफ नंबर्स के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये 60 ईयर्स ओल्ड 70 ईयर्स ओल्ड अगर जिम्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनको अंदाजा नहीं होता, वो 20 साल वाले को भी वैसी एक्सरसाइज कराते हैं जैसे 60 ईयर्स या 50 ईयर्स या मेरी उम्र के शख्स को।
को, तो वो हमारी ज़ाहिर जब एज के साथ डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं तो वो फिर डैमेजिंग हो जाती है, जबकि उनको एक्सरसाइज की अशद ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई 30 ईयर्स ओल्ड की तरह एक्सरसाइज कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई 60 ईयर्स ओल्ड एक्सरसाइज कर रहा है, ट्रेडमिल पे है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो ट्रेनर ही एक शख्स वहाँ पे मौजूद होता है जो फौरन फर्स्ट एड दे सकता है। तीसरा, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये जॉब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगी, जिम इंडस्ट्री। फिर इसके बाद लेट्स से कि कोई प्रेग्नेंट खातून है, वो प्रेगनेंसी के बाद वो चाहती है फिट हो जाए, या किसी की बाईपास सर्जरी हुई हुई है हार्ट की और वो चाहता है कि मैं दोबारा जिम जाऊँ, एक्सरसाइज जाऊँ, तो उनको नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा सकती, उनको एक तरीके कार से कराई जाती हैं। फिर 40 डेज चैलेंज होता है वेट रिडक्शन का, जिसमें हर उम्र के लोग होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, जिम कैसे बनाना है, एस्थेटिक्स का ख्याल रखना है, CPR कैसे किया जाता है। तो इट्स अ मेडिकल ओरिएंटेड फिटनेस प्रोग्राम जो कि हर एज ग्रुप को हैंडल कर सकता है और आई थिंक ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर फरहान साहब, अभी आपने अपने जो एकेडमी उस हवाले से बता रहे हैं, तो जो एक जिम है, क्योंकि जिम में भी ट्रेनर मौजूद होता है जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से और आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको ट्रेनिंग कराता है, तो जिम वाली ट्रेनिंग और फिजियोथेरेपी में जो करवाया जाता है उसमें डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, इसमें जी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जब यंग लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है तो वो अपनी लड़कों की, अगर मर्दों की बात करें तो वो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और एब्डोमेन की ज़्यादा एक्सरसाइजेस को प्रेफर करते हैं। लेकिन हमें पता है कि विद एज जो है वो नेक में डैमेजेस होती हैं, चेंजेस आती हैं, डीजेनरेटिव लोअर बैक में, नीज में आती हैं, और अगर वो एक्सरसाइजेस कराई जाएँ जो कि फिजिकल थेरेपी रिहैब के कंपोनेंट को रखते हुए अवेयर करके ट्रेनर्स को, तो वो ये सारी जो चैलेंजेस हैं ये काफ़ी डिले हो सकती हैं या वो आएंगी ही नहीं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है वो फिजिकली फिट होना चाहता है, या उसको माइनर हार्ट अटैक हुआ था वो अब फिजिकल फिटनेस में आना चाहता है, कोई भी ट्रॉमा हुआ था, लेट्स से कि एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई थी और वो वापस अपने आप को फिट करना चाहता है, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर ट्रेनर की, जो ट्रेनर तो ट्रेनिंग देगा लेकिन उसको मेडिकल, फिजिकल थेरेपी और रिहैब का जो कंपोनेंट की भी ट्रेनिंग अगर वो मिल के देगा तो ये उसके लिए जो क्लाइंट होगा उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, डॉक्टर अनम ताहिर भी आपके साथ हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि जो फालिज के मरीज़ हैं अगर वो रिकवर हो रहे हों तो उनको ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी के हवाले से कहा जाता है। क्या आपकी अकेडमी में फालिज के मरीज़ों का भी इलाज होता है और कितना टाइम लगता है किसी फालिज के मरीज़ के इलाज में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों के पास डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर फर्स्ट चेन ऑफ फिजियोथेरेपी है। अलाइड सर्विसेज की मैं हेड हूँ, तो डेंटिस्ट्री की भी चेन है, फिजियोथेरेपी की भी चेन है। तो जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होते हैं, हमारे पास होम फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारे ऑलमोस्ट हर सेंटर के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट मेल और फीमेल मौजूद हैं। तो अगर कोई भी बंदा, जैसे आप फालिज की बात करी थी, वो हमारे पास वहाँ पे आता है, या इवन उसको घर पे भी किसी भी एज स्पैन के अंदर वो फॉल करता है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो यंग है, तो हम लोग फिजियोथेरेपी की सर्विसेज उसको घर पे भी दे देते हैं। अच्छा। जहां तक बात है डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी की, जो हम लोग अब अपना नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली आपके लिए ट्रेन द ट्रेनर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो सब ट्रेनर्स जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई एज सच एजुकेशन नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, ये उनके लिए एक एड ऑन कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसको वो करके वो मतलब आप कह लें कि इतने ट्रेन हो जाएंगे कि उनको पता होगा कि फिजियोथेरेपी के एस्पेक्ट एक्सरसाइज के साथ कैसे कंबाइन करने हैं और साथ साथ हेल्थ के पर्सपेक्टिव को भी कैसे अपने उन्होंने क्लाइंट की हेल्थ को साथ ले के चलना है इसमें। सही। अच्छा, तो डॉक्टर अनम, जिन पेशेंट्स को हड्डियों की तकलीफ होती है उनका आप लोग किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? फिजियोथेरेपी उस तरह क्या करते हैं? क्योंकि अक्सर हड्डियों की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है कि जो पेशेंट है उसकी या तो टांग मूव नहीं कर रही होती, या उसकी बैक पेन है, या बाजू में कहीं पे भी ऐसा सिवियर पेन है कि वो नहीं मूव कर सकता वहाँ से, तो उसको किस तरह आप ट्रीट करते हैं? उसमें ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि हम लोग का जो सबसे पहला जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट आप कह लें कि हमारा जो वेंचर है वो डॉक्टर ईसा लैब है, लेबॉर्ट्री है, तो हम लोग उनके सारे ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो करवाते हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास से, जब वो रेफर होके हमारे पास आते। बिल्कुल हमारी लैब में हर तरह के बिल्कुल हमारी लैब में हर तरह के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारे के सारे सीरम टेस्ट, इसके अलावा इसके साथ साथ रेडियोलॉजी की ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज। आप डेक्सा स्कैन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम लैब्स के पास पाकिस्तान में है। ये मशीन हमारे पास नॉर्थ नाजमाबाद में हेड ऑफिस में मौजूद है। इसके जरिए आप इंसान की जिस्म की पूरी हड्डियों की सेहत के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम लोग वो स्कैन करवा के और बाकी वाइटामिन
मतलब प्रॉपर आप ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, डॉक्टर फरहान ईसा से मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आप कोरोना रिकवरी पर भी काम करते रहे हैं और कोरोना से हम सबको पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है। इस पर आप लोग किस तरह काम करते हैं? जो पेशेंट है उसको किस तरह दोबारा से सेहत की तरफ लेकर आते हैं, और क्या इसके लिए भी कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है? देखिए, अभी कोविड जो है वो तो चल भी रहा है और ये चलता जाएगा, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रीज़न ये कि कोविड के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है कि इसके अंदर बहुत वेरियस टाइप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, और इसमें एक जो है हड्डियों का दर्द और कमज़ोरी वगैरह का भी होता है, जो कि फिर बाद में इनको अगर फिजियोथेरेपी से और एक्टिव फिटनेस से करवा के इनको बाहर निकाला जाता है। और इससे होता ये कि एक्चुअली कोविड के बाद एक माइल्ड डिप्रेशन भी हो रहा है लोगों को, जिसकी वजह से उनको इरिटेबिलिटी होती है, थकन सी महसूस होती है और एक ओवरऑल लो एस्टीम सा फील होता है। तो ये फिजिकल फिटनेस और फिजियोथेरेपी उनकी उन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है और ये उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक इसी तरह से लंग्स की एक्सरसाइजेज आती हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, के लंग्स में डीप ब्रीथिंग कैसे की जाए, जिनके लंग्स डैमेज हो गए थे उनको रिकवर करने के अंदर एक्सरसाइजेज आती हैं। और आई थिंक ये बहुत आसान है, ये इंसान पे घर पे भी कर सकता है जब उनको सिखा दिया जाता है। तो उससे आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जब ऑक्सीजन सप्लाई जाती है तो ओवरऑल गुड फीलिंग होती है और इंसान जो है वो सेहत की तरफ वापस जल्दी आना शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट का वेट ज्यादा है और उसको बैक की तकलीफ है और उसकी फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो किस तरह आप लोग हैंडल करते हैं? क्योंकि एकदम से वेट तो कम नहीं हो सकता, तो फिर किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? देखिए, उसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होते हैं जो उनको ये बताते हैं कि न्यूट्रिशन क्या लेनी चाहिए कि पेट भी भरा रहे और एक्सेस नहीं हो, और किस तरह से। अच्छा, हमें सिर्फ ना वेट के साथ जो दूसरा चैलेंज ये आता है कि ऐसा नहीं है कि जो अगर वेट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि सारी एनर्जी या सारी जो वाइटामिन हैं या अमाइनो एसिड्स हमारे अंदर हैं। तो होता ये कि उनकी सही मिकदार बड़ी जरूरी होती है फैट को कम करके, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जो न्यूट्रिशनल के बाद जो है उनको ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जो उनकी बैक मसल्स, नेक मसल्स, नीज मसल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वॉक भी नहीं कर पा सकती थी, खासतौर पे खवातीन, जो बाद में इन एक्सरसाइजेस के बाद जो बैक, नेक और नीज की थी उसके बाद वो जॉगिंग पे गई और उसके एक्सरसाइज के थ्रू पे वेट कम कर सकी। तो ये बड़ा एक और वो जो इनको फिजिकल फिटनेस और फिजियोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है, मैं आपको बताऊं फिजियोथेरेपी और रिहैब जो हमारे मुल्क में बहुत ही निगलेक्टेड है, और इसके अंदर 5 साल का लोगों ने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डॉक्टरेट प्रोग्राम कराती हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो फ्यूचर की, आपको पता है पाकिस्तान में बच्चों की मेडिसिन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स और ओल्डर एज की पॉपुलेशन को कहते हैं जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स अभी तक पाकिस्तान में इतनी आ नहीं सकी, उसका मेजर कंपोनेंट जो है फिजिकल थेरेपी, रिहैब है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि इसको बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए, लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, यही फ्यूचर है। और इसकी जो काउंसिल्स होती हैं, जैसे डॉक्टरों की पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी की भी है, लेकिन ये अलाइड हेल्थ सर्विसेज में खासतौर पर फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब की कोई पाकिस्तान में काउंसिल नहीं है। तो आपके इसके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बनानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है मेडिकल में, इस चीज़ के हवाले से भी बता रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे प्रोग्राम का लास्ट और सबसे ज़बरदस्त सेगमेंट है कुकिंग का। अनम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जैसे कि आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में खड़े हैं और आज हम बड़ी ही मज़ेदार ड्रिंक। अच्छा, ये मेरा शिकवा है अनम। हाँ, ये हम अभी कल भी बात कर रहे थे। पहले भी मैं अनम के साथ शो कर रही थी तो अनम ने मुझे ड्रिंक ही पिलाई थी और आज भी अनम ड्रिंक पिला रही है ना। आप कुछ खिलाती नहीं है मुझे। मेरा आपसे वादा रहा, मैं आपको ऑफ एयर खिला दूंगी। पता क्या होता है, समटाइम वो हमारे कुछ डेज हमने सेलेक्ट किए हुए कि इन डेज में हमने रूह अफ़ज़ा करना है और मैं उन्हीं डेज में प्रोग्राम करती हूँ और आप उन्हीं डेज में आ जाती हैं। तो इसलिए आज फिर से सॉरी है आपको, आज फिर ड्रिंक पीनी पड़ेगी। नमाज के लिए आपको माफ किया। बिल्कुल। आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी शेक बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज तो वैसे तो सीजन से चली गई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने घर में फ्रीज भी की होती है, लेकिन अब इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है फ्रोजन। जी बिल्कुल, आप फ्रोजन ले लें और उसके साथ ये रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। मैं आपके साथ इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स शेयर करें। बिल्कुल। इसके लिए जो है स्ट्रॉबेरीज वही फ्रोजन ली हुई है। क्रीम जाएगी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून, इसमें शुगर जाएगी 1 टेबल स्पून,
जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा रूह अफ़ज़ा, वो तकरीबन इसमें जाएगा 4 से 5 टेबलस्पून, जो कि बेसिकली इसमें कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा अनम, अगर हम शुगर ऐड ना करें क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी मीठा होता है, तो क्या उससे बिल्कुल आप उसको जो मीठा है वो बैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा अगर आप थोड़ी और क्वांटिटी में रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है बेसिकली हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ऐड करें तो हम लोग शुगर का कंटेंट बड़ा बैलेंस करके डालेंगे, क्योंकि हम शुगर भी थोड़ी सी डाल रहे हैं, हम रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हैं और आइसक्रीम में ऑलरेडी जो है शुगर होती है। अच्छा ये भी फिर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके टेस्ट पे, कि अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप शुगर ना करना चाहिए, बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी मीठी है और फिर आइसक्रीम भी है, फिर रूह अफ़ज़ा भी मीठा है, तो सब मीठा है, तो बेशक आप स्किप कर दे तो कोई इशू नहीं। उसके बाद इसमें वनीला एसेंस जाएगा थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसमें जो मिल्क जाएगा, मैं 3 ग्लास के हिसाब से बना रही हूँ। तो अच्छा वनीला एसेंस ज्यादातर तो बेकिंग में यूज होता है, क्या ड्रिंक्स में भी यूज कर सकते हैं? यूज होता है। हमारा एक बड़ा वेल नोन फास्ट फूड चेन है जो कि जब भी अपना शेक बनाता है, खासतौर पे स्ट्रॉबेरी शेक, तो उसमें जो है वनीला एसेंस जरूर डाला होता है। अच्छा वनीला एसेंस से क्या होता है, बेसिकली बहुत ही अच्छा जो है उसका एक फ्लेवर आ रहा होता है, और जब आप उसको पीने से पहले खुशबू बड़ी अच्छी। लेकिन एक चीज जो आयशा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो डाल देंगे वनीला एसेंस, तो आप बिल्कुल आपकी चीज खराब हो जाती है। अच्छा, आप उसको पी सकते हैं। ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर क्वांटिटी वनीला एसेंस की ज्यादा कर दें तो क्या वो ड्रिंक या वो, अगर बेकिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्या उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है या उसमें खुशबू बहुत ज्यादा हो जाती है? एक तो कड़वा भी हो जाएगा, उसमें एक वो कहते हैं ना तुर्शपन आएगा, वो आएगा, प्लस जो है वो खुशबू इतनी तेज होगी कि जैसे आप उसे खानी, जब सम टाइम आप बिरयानी बनाते हैं तो क्योड़ा एसेंस ज्यादा हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम वो ज्यादा क्या कहते हैं खुशबू वाली बिरयानी नहीं खा सकते, तो वो वाला बहुत इशू होता है कि जब आप इसको वनीला एसेंस को ज्यादा डाल देते हैं, एक तो आपकी पूरी ड्रिंक का या शेक का टेस्ट खराब कर देगा। अच्छा जो उसकी नेचुरल खुशबू है वो उसमें किल हो जाती है? हाँ नेचुरल खुशबू किल हो जाती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल सही कह रही हैं। और वाकई वनीला एसेंस की खुशबू ऑलरेडी इतनी तेज होती है और उसका फ्लेवर भी ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा, बल्कि हाफ टीस्पून भी ज्यादा कर देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ऊपर से नीचे हो जाएगा। अगर हम 3 to 4 ग्लास शेक बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है 1/3 टीस्पून या आप ज्यादा हाफ टीस्पून जो है वो गुड इनफ है, क्योंकि बेसिकली एसेंस हम सिर्फ फ्लेवर को एनहांस करने के लिए डालते हैं। ऐसा ही है। अच्छा तो इससे अंदाजा होता है, मुझे भी चीजों का पता है, कुकिंग का, बेकिंग का। बिल्कुल बेकिंग चाहे मैं नहीं करती हूँ, हालांकि मैंने बनाना ब्रेड बनाने की कोशिश की और बहुत पैथेटिक बनी थी। अच्छा नहीं अच्छी बनी? नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बेकिंग आइटम होता है, बेकिंग आइटम बेसिकली जो है वो ग्रेजुअली जब आप उसको 1 से 2 दफा बनाते हैं, 3 दफा बनाते हैं, तब आपकी सही तब सेट होता है आपका, तब सही। लेकिन एक दफा आपने डाला तो कोई चीज ज्यादा हो गई, फिर दूसरी दफा आपको याद रहती है कि मैंने फला वक्त में बनाया था। लेकिन अगर हम YouTube से देख के बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है अगर वो फिर भी चीज वैसे नहीं क्वांटिटी के हिसाब से बन रही, तो या तो आपके ओवन का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो शायद हीट उसको वो नहीं मिल रही है, ज्यादा हीट मिल रही है। ये सबसे आपने बड़ी अच्छी बात की। इलेक्ट्रिक ओवन और गैस वाला ओवन का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की हीट प्रोसेस और ये सब चीजों का बहुत फर्क है। शायद उन्होंने इलेक्ट्रिक ओवन में बनाया हो, आप उसको गैस वाले ओवन में बना रही है, तो वो फर्क हो जाता है। ऐसा ही है। चलें हम अपनी फिर बना लेते हैं ड्रिंक। ये जो है हम शेक के लिए जो स्ट्रॉबेरीज है तकरीबन 1 कप के करीब जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सिरप भी साथ ही ऐड करना है? सिरप नहीं ऐड कर रही। अच्छा ठीक है, सिंपल जो स्ट्रॉबेरीज है वो ऐड कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक इतना ट्रेंड नहीं था, फ्रोजन फूड तो चले खाया जाता है, लेकिन ये फ्रोजन वेजिटेबल या फ्रोजन बिल्कुल सही ये जो फ्रूट्स हैं इनका, लेकिन अब कुछ अरसे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, क्योंकि कुछ अरसे में लोगों की जो कुकिंग के भी ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल। अब जैसे पहले यहाँ पर बेकिंग नहीं ज़्यादा होती थी, केक्स बना के लोग घर से नहीं उसको सेल करते थे, लेकिन अब ये भी एक ट्रेंड निकल गया है काफ़ी। अब आप देखें कि हम बेकरीज की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाते। अब जो हम होम शेफ है, जो खासतौर पे बेकर्स हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। आपके कोई इवेंट हो तो आप कोशिश करते हैं कि इस तरह कोई मशहूर है, कोई बेकिंग करता है या केक बनाता है, तो उनसे केक बनवाएं, क्योंकि हम खुद भी ऐसा ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको पता चलती जाती हैं। तो बहरहाल अच्छा, अब हम वनीला एसेंस कितना डालेंगे? है ना, इसके अंदर हम वनीला एसेंस डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 1/3 टीस्पून, इतना सिर्फ। क्या करना है बेसिकली, मतलब फुल टीस्पून भी नहीं, फुल टीस्पून भी नहीं है, सिर्फ 1/3 टीस्पून। बेसिकली सिर्फ एक अरोमा देना है उसमें उसका। उसके बाद इसके अंदर जाएगा शुगर, तकरीबन हम
1 चम्मच डालेंगे लेवल्ड, ठीक है। और साथ में अब इसके अंदर जाएगा जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छा, ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो रूह अफ़ज़ा भी कम डालें, लेकिन एक्चुअली रूह अफ़ज़ा डालने की वजह है उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है वो डालने की वजह है। तो शुगर आप स्किप कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा उस मीठा पसंद है तो आप बेशक शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करने थे। अच्छा, ब्राउन शुगर ऐड करने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो शेक का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली तकरीबन, ऐसे ही प्यारा, कितना प्यारा लग रहा है। तकरीबन 1 कप के करीब। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड की है, 1 टेबलस्पून लेवल मैंने इसमें शुगर ऐड की है, 2 जो है ग्लास तकरीबन मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। आइसक्रीम तकरीबन आप समझिए कि 1 से 2 स्कूप, मतलब एक नॉर्मल साइज। तो आपने ग्लासेस में भी तो आइसक्रीम जी मैंने उसमें भी डाली हुई, क्योंकि जब मैं इसको इसमें पोर करूंगी तो आइसक्रीम ऊपर आएगी, तो मैं उसको जो रूह अफ़ज़ा के साथ जब गार्निश करूंगी तो ग्लास प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगेगा। और रेड एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। चलें, हमारा शेक भी, बल्कि हमारी स्मूदी कहेंगे इसको या शेक कहेंगे? शेक। चलें, हमारा शेक भी रेडी ऑलमोस्ट हो गया है। और साथ ही ग्लासेस पे आप देख लें, इसमें अनम ने आइसक्रीम डाली है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही। और ये मैं आप ही के पास ही लेके आ जाती हूँ, इधर ही रख लूँ? मैं उधर ही रख लें, ठीक है जी। हाँ, ये ग्लास जो है हमारे रेडी हैं। अच्छा, अगर आपके घर में अगर आपके पास वो स्ट्रॉबेरी सिरप है तो आप ग्लासेस को उसके साथ गार्निश करके पहले और आप उसको रखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि रूह अफ़ज़ा तो जिसमें भी, दूध में भी डालें, पानी में भी डालें, उसका कलर वही हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी वाला जो कलर अब बीच में आ रहा है वो इसको और ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत बना रहा है। अब जब इसके ऊपर से जाएगा रूह अफ़ज़ा तो वो क्या होगा कि प्रॉपर एक कलर ब्रेक हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डार्क और लाइट। अच्छा, कल भी अनम ने कुछ बनाना था, कुछ ज़बरदस्त बनाना था, लेकिन बस हमारा लास्ट जो सेगमेंट था वो नहीं हो सका। तो अब कल अनम कुछ खास बनाएंगे। कल कुछ खास बनाएंगे और कल आपको कुछ खिलाएंगे। चलें, कल अनम मुझे कुछ खिलाएंगे। हाँ। क्योंकि मेरा अनम से ये शिकवा है मैं जब भी अनम के साथ शो करती हूँ, अनम मुझे हमेशा ड्रिंक्स पिलाती है कुछ खाने को नहीं। क्योंकि जब आपके साथ लास्ट टाइम भी शो किया था तब भी जो है कोई ड्रिंक ही थी, आई गेस कुछ स्मूदी थी तब। हाँ, स्मूदी थी। आपने तब वो पीच स्मूदी बनाई थी। पीच स्मूदी, बिल्कुल। तो ये ले जी। चलें जी, ये तो ज़बरदस्त सा ड्रिंक हमारा तैयार हो गया। ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ। अच्छा, वैसे अगर जैसे आप बात करें थी स्ट्रॉबेरी सिरप की, गार्निश के लिए अगर ग्लासेस में पहले वो डाल दिया जाए तो उससे भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप ग्लासेस को गार्निश करके स्ट्रॉबेरी सिरप डालकर आपने उसे क्या करना है, फ्रीजर में रख देना। फ्रीजर में रखने से क्या होगा कि वो जो लाइंस होगी वो सेट हो जाएंगी। फिर जब आप शेक डालेंगे तो रेड लाइंस जो हैं वो आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगी। अच्छा, और सेकेंडली इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को स्किप करके वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये चीज भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपने स्ट्रॉबेरी का टेस्ट अगर किल करना है तो आप कोई दूसरा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो आइसक्रीम तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहे तो इसी तरह ग्लास में जो है आइसक्रीम। अच्छा अनम, इसकी रेसिपी एक बार फिर से बता दें, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, क्योंकि बहुत मजे का ड्रिंक लग रहा है ये जो कि मैं बात में पीऊंगी। ये सिंपल जी, स्ट्रॉबेरी ली थी 1 कप के करीब, उसके अंदर मिल्क गया था 2 से 3 ग्लास। उसके बाद शुगर ऐड की थी 1 टेबलस्पून लेवल, 1/3 टीस्पून जिसमें वनीला एसेंस किया था। क्रीम जो है 2 टेबलस्पून इसमें ऐड की थी। उसके बाद जो है रूह अफ़ज़ा 3 to 4 टेबलस्पून, आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर आइस डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आइसक्रीम मैंने पहले से ही ग्लास के अंदर सर्व की हुई थी, उसको ग्लास में पोर किया है और आपके सामने ज़बरदस्त सा ड्रिंक हाजिर है। अच्छा, हम एक दिन बात पहले भी कर रहे थे कि रूह अफ़ज़ा से कौन कौन से ड्रिंक्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे फिर एक बात पूछना चाहूँगी कि हम रूह अफ़ज़ा अगर आइसक्रीम पे खाते हैं, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा किन किन चीज़ों पे डाल के खाया जा सकता है? अच्छा, रूह अफ़ज़ा जो है, जैसे कि मैं अक्सर औक़ात अपनी एक बड़ी फेवरेट लाइन है कि रूह अफ़ज़ा जो है एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। आप अगर उसको मीठे में डालेंगी या आप उसको ठंडे में डालें या डिज़र्ट में डालें, स्मूदी में
डालें, जिसमें भी डालेंगे उसने कंप्लीट इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करना है। अच्छा, सिंपल जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले जो बनाई थी रूह अफ़ज़ा के साथ हमने नवाबी सवैयां बनाई थी। अच्छा, तो आप रूह अफ़ज़ा के साथ बहुत तरह के डिजर्ट्स, कुकिंग वाले भी, जैसे मैंने नबीहा को एक दिन कहा था कि हम जरूर रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे शाही टुकड़े। अच्छा, शाही टुकड़े। तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कि आप जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा जो है डाल सकते हैं, जो कि कुकिंग वो मतलब बात फिर वही आगे की रूह अफ़ज़ा जो है वो कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, आप जिसमें भी डालें वो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। चलें अनम, थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त सा शेक बनाने के लिए। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज।